हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। तो बेटा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पब्लिक फाइनेंस चैप्टर देखा था। आज स्टार्ट करें हम लोग पब्लिक रेवेन्यू चैप्टर और आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ऐसे बच्चे जिनका प्री बोर्ड एग्जाम चल रहा है तो उनके लिए मैं बता दूं कि अगर उनका सिलेबस पे लास्ट तक आ रहा है तो लास्ट ईयर की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, आप जाके वहाँ से पूरा का पूरा कॉमर्स और इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो। बाकी 10 जनवरी तक मे बी 10 जनवरी तक पूरा का पूरा सिलेबस मैं आपका कंप्लीट करा दूंगा और फिर हम लोग रिवीजन सीरीज स्टार्ट करेंगे। चलो आज हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है पब्लिक रेवेन्यू। ठीक है, तो मैंने पब्लिक फाइनेंस बताया था, आज हम लोग देख रहे हैं पब्लिक रेवेन्यू। पहले देखो चैप्टर में पब्लिक का मतलब क्या है, पहले बताया था मैंने आपको। पब्लिक का मतलब बेटा होता है गवर्नमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक्स में पब्लिक का मतलब यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट। और रेवेन्यू का मतलब क्या होता है बेटा, रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम। तो गवर्नमेंट की इनकम, गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आते हैं, गवर्नमेंट पैसे अर्न कैसे करती है। गवर्नमेंट जो स्कूल चला रही है, गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल चला रही है, पार्क बनवा रही है, रोड बनवा रही है, ब्रिज, डैम, ये सब जो खर्चे करती है, तो गवर्नमेंट के पास पैसे आते कहाँ से। तो गवर्नमेंट के पास पैसे आते हैं भैया, कहाँ से आते हैं, यही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में। फिलहाल पब्लिक रेवेन्यू का मतलब गवर्नमेंट के पास जितने भी सोर्सेस हैं, जहाँ जहाँ से पैसे आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक रेवेन्यू बोलते हैं। देखो क्या लिखा है, द इनकम ऑफ गवर्नमेंट, द इनकम ऑफ गवर्नमेंट थ्रू ऑल सोर्सेस इज कॉल्ड पब्लिक रेवेन्यू। समझ रहे हो क्या लिखा है, द इनकम ऑफ गवर्नमेंट थ्रू ऑल सोर्सेस इज कॉल्ड पब्लिक रेवेन्यू। इज दैट क्लियर। चलो मतलब इन गवर्नमेंट के पास से इनकम जहाँ जहाँ से भी आते हैं, जितने भी सोर्सेस है उसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक रेवेन्यू। आगे बात करते हैं, आगे सोर्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। क्या है बेटा, सोर्सेस, कौन कौन से सोर्सेस है जहाँ से पब्लिक रेवेन्यू आते हैं। ठीक है, अब देखो नंबर 1 पर है टैक्स रेवेन्यू, नंबर 2 पर है नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक, दो तरीका है पैसा आने का गवर्नमेंट पास, एक तो है टैक्स रेवेन्यू और दूसरा है नॉन टैक्स रेवेन्यू। अभी टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, देखो टैक्स रेवेन्यू का मतलब ये होता है, टैक्स का नाम सुनो, जो हम लोग की जो प्रॉपर्टी होती है, हम लोग की इनकम होती है, उस पर टैक्स लगता है। या फिर जो हम लोग गुड्स वगैरह लेते हैं, गुड्स समझते हो सामान, मोबाइल, टीवी, कुछ भी इस तरह का कोई भी सामान लेते हैं उस पर क्या लगता है, टैक्स लगता है। तो दो तरह के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अभी हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल टैक्स का मतलब समझ रहे हो ना, जो गवर्नमेंट को हमें देना पड़ता है अपनी इनकम के हिसाब से, वो क्या होता है, टैक्स होता है। ठीक है, और नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, तो देखो गवर्नमेंट तो एक तो हम लोग मान लो मैं 10 लाख रुपए कमाता हूँ, कितना कमाता हूँ, 10 लाख रुपीज़ कमाता हूँ। तो 10 लाख में जितने भी परसेंट होगा, 5%, 10%, अलग अलग जगह पे अलग अलग हिसाब से होता है। अगर मान लो 10% है तो मान लो 10 लाख का 1 लाख रुपये मुझे किसको देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। वो क्या हो गया, टैक्स वगैरह हो गया। समझ में आ रही बात। या फिर जैसे हम लोग मोबाइल खरीदते हैं तो जीएसटी वगैरह पे करें, नाम सुना होगा आपने, तो जो जीएसटी पे करते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, वो भी टैक्स की कैटेगरी में ही आता है। तो गवर्नमेंट को हम लोग पैसा देते हैं टैक्स का। ठीक, दूसरा तरीका है नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू का मतलब ये होता है जो टैक्स के अलावा हो। अब वो टैक्स के अदर और चीज़ें क्या होती है बेटा, फीस हो गया, फाइन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया था गवर्नमेंट ने, कहीं पे पैसा लगाया तो वहाँ से डिविडेंड मिल रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। फीस फाइन क्या है, फीस मतलब आप कोई लाइसेंस लेते हो तो तुम्हें फीस देनी पड़ती है गवर्नमेंट को, है ना। अगर हम लोग कोई फाइन, जैसे हम लोग ने बाइक चला रहे थे, कोई रूल्स, ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं किए तो वहाँ पर गवर्नमेंट को पैसे देने पड़ते हैं ना भैया, फाइन वगैरह देने पड़ते हैं भाई। तो वो क्या हो गया आपका, नॉन टैक्स रेवेन्यू की कैटेगरी में आता है भाई साहब। ठीक है, क्लियर, कोई तकलीफ कोई परेशानी तो नहीं है। चलो ठीक है, तो ये हो गया टैक्स रेवेन्यू, ये हो गया नॉन टैक्स रेवेन्यू, और हो गया आपकी पब्लिक रेवेन्यू की मीनिंग। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको मैं रफ कर दूँ। चलो आगे हम लोग बात करते हैं, जो है आपका सिलेबस का पार्ट, वो है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। क्या है बेटा, डायरेक्ट टैक्स और दूसरे वाले का नाम है इनडायरेक्ट टैक्स। इसको मैं पहचानने के लिए आपको एक चीज़ बताता हूँ, याद रखना। एक गोली होती है जब हम लोग बीमार होते हैं, दवा लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, एक होती है एलोपैथिक और एक होती है होम्योपैथिक। समझते हो, एक होती है एलोपैथिक, एलोपैथिक वाली दवा होती है जो कड़वी वाली दवाई होती है। कौन सी दवा, कड़वी वाली दवाई यानी कि मेडिसिन। होम्योपैथिक कौन सी होती है, मीठी वाली दवाएं यानी कि मेडिसिन। ठीक है, इसको देख के आपको याद है, अच्छा ये वाली मेडिसिन, समझ रहे हो, एक कड़वी वाली दवा और एक मीठी वाली दवा। ठीक, अब इसको पहचानोगे कैसे, मतलब कहने का मतलब क्या मेरा, तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है ये आपकी इनकम पे लगता है। किस पे लगता है बेटा, आपकी इनकम, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी वेल्थ,
ठीक है, उस पर लगता है। जितनी ज़मीन ज़्यादा रहेगी उतना ज़्यादा क्या लगेगा, आपके ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगेगा। मतलब इंडिविजुअल पर लगता है। इंडिविजुअल का मतलब मेरे ऊपर डायरेक्ट लगेगा। अगर मैं मान लो एक 50 लाख रुपए महीने में कमाता हूँ, 1 करोड़ रुपए कमाता हूँ, तो मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। अगर मेरे पास बहुत प्रॉपर्टीज़ वगैरह है तो उसका मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, अलग अलग तरह के टैक्स देने पड़ेंगे। तो अब मैं टैक्स दूंगा तो भाई मेरी इनकम है, मान लो मेरी 10 लाख रुपीज़ इनकम है। मेहनत कौन करता है, मैं करता हूँ, सारा काम मैं करता हूँ। और गवर्नमेंट कह रही है 10 लाख में 1 लाख रुपए मुझे दे दो। अगर कोई भी मांगेगा इस तरह से तो तकलीफ होगी कि नहीं होगी, होगी ना यार। अरे यार मेहनत मैं कर रहा था, पैसा गवर्नमेंट ले जा रही है, समझ में आ रही बात, तो तकलीफ हो रही ना। तो ये कड़वी वाली दवा खिला रहा है। जब दवा खाते हो या ली हो एलोपैथिक वाली तो कड़वा लगता है ना, उसी तरह डायरेक्ट टैक्स भी बहुत कड़वा लगता है, समझ रहे हो। मतलब डायरेक्ट हमारी इनकम पे लगता है। यार मैं कमाता हूँ, टैक्स मुझे देना पड़ रहा है, मेहनत मैं करता हूँ, गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, जो आपकी इनकम प्रॉपर्टीज पर लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है भैया, इनडायरेक्ट टैक्स आपके इनडायरेक्टली लगता है। इनडायरेक्टली का मतलब जो कि गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। कॉल आ रही है, रुको अभी कॉल उठाना पड़ेगा, अभी थोड़ी देर में उठाता हूँ, ठीक। दूसरा क्या है, जो आपकी गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। किस पे लगता है भाई, गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो सामान होते हैं या सर्विसेज होती है उस पर क्या लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, ठीक है। अब ये इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब समझो, जैसे आपने मैगी खरीदी, मैगी जो आती है बेटा 14 रुपीज़ की आती है। 14 रुपीज़ में मान लो 10 रुपीज़ की मैगी है, 4 रुपये गवर्नमेंट को जा रहा है। ये कैसा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन तकलीफ नहीं होती है। ये ऐसा जहर है, मीठा जहर है। मतलब मैगी खरीदो, टॉफ़ी खरीदो, बिस्किट खरीदो, मोबाइल खरीदो, टीवी खरीदो, कुछ भी। अगर मान लो कोई टीवी है, कलर टीवी आपने ली LCD वाली 50,000 रुपीज़ की, तो 50,000 में 2,000 रुपीज़, 5,000 रुपीज़ मान लो टैक्स है। टीवी वो है 45,000 की, लेकिन 5,000 का क्या लग रहा है, टैक्स। लेकिन हमको तकलीफ नहीं होती है, जबकि इसमें होती है, इस पे नहीं होती। इसीलिए मैंने बोला ये मीठी वाली दवा है। मतलब जहर मिल भी रहा है लेकिन मीठा मीठा है, तो दर्द ही नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली हमारी इनकम पर लग जा रहा है। तो एक्चुअल में हम लोग इससे ज़्यादा टैक्स यहाँ पे दे देते हैं। चाहे मैगी ले, बिस्किट ले, मोबाइल ले, टीवी ले, वॉशिंग मशीन ले, कुछ भी ले, सब पे हमें टैक्स देना पड़ता है। लेकिन उसमें अब 1,000 में 50 रुपये लगा रहता है, हमको मालूम नहीं चलता। मूवी देखने जाते हैं थिएटर में, वहाँ पे टैक्स लगता है, हमें मालूम नहीं चलता। इस तरह के बहुत से टैक्स होते हैं भैया, लेकिन हम लोगों को वहाँ पर मालूम नहीं मतलब चलता है, लेकिन पता नहीं लगता। 50-100 रुपये देते रहते। लेकिन इसमें हमारी डायरेक्ट इनकम पे लगता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। तो जब ऐसा टैक्स जो आपकी इनकम पर लगे डायरेक्ट, वो होता है डायरेक्ट टैक्स। जो आपकी इनडायरेक्टली लगे वो क्या होता है, आपका इनडायरेक्ट टैक्स। समझ में आया, जो गुड्स एंड सर्विस पे लगे। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर होगा। स्क्रीनशॉट कुछ लेना है तो ले लो, आगे बताता हूँ, उसके बाद आपको मैं आगे। हाँ तो बेटा चलो अब देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। देखो स्क्रीन पे आपके आ रहा होगा, मैंने आपको बता दिया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस पेपर में आ जाए। तो स्क्रीन पे आप लोग क्या आ रहा होगा, ठीक है, मैं पढ़ के ही बता देता हूँ आप लोग को। नंबर लिखा है कि दीज टैक्सेस आर इम्पोज ऑन इनकम एंड वेल्थ ऑफ पीपल। अभी मैंने बताया कि डायरेक्ट टैक्स पे लगता है लोगों की इनकम या वेल्थ पे लगता है, कि इनडायरेक्ट टैक्स पे लगता है गुड्स और सर्विसेज पे। देखो ये लिखा है दीज टैक्सेस आर गुड्स इम्पोज ऑन गुड्स एंड सर्विस। किस पे लगता है, गुड्स और सर्विसेज पे। नंबर 2, टैक्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। अगर किसी की इनकम पे लगा है, डायरेक्ट टैक्स शिफ्ट नहीं होता है। मान लो मेरे ऊपर लगा है, मैं शिफ्ट किसी और के ऊपर नहीं कर सकता, मुझे ही वो टैक्स देना होगा। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, टैक्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है। भाई आप मैंने सामान लिया, फिर वो सामान मैंने किसी और को बेच दिया, तो शिफ्ट हो जाएगा। नंबर 3, दिस टैक्स जनरली इन प्रोग्रेसिव नेचर। किस नेचर का होता है, ये प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। इनकम बढ़ती है तो और बढ़ता है। ये किस नेचर का होता है, रिग्रेसिव। ये प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव ये हम लोग टैक्स होता है, वो हम लोग भी आगे पढ़ेंगे। इतना तुम लिख के आ जाना कि डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव का। अभी आगे प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव के बारे में बताऊंगा तो आपको मालूम चल जाएगा इसका मतलब भी क्या होता है। नंबर 4, दे कॉज अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस टू द टैक्स पेयर एज दे आर पेनफुल द टैक्स पेयर। पेनफुल होता है टैक्स पेयर के लिए, क्योंकि भाई पैसा हम कमाते हैं, देना भी हमें को पड़ता है। और ये क्या होता है, इनडायरेक्ट कन्वीनियंट देन डायरेक्ट टैक्स। इनकन्वीनियंट ये कन्वीनियंट होता है, भाई इसमें थोड़ा थोड़ा देना लगता है, दे लेते हैं, लेकिन उसमें इकट्ठा देना पड़ता है अपनी प्रॉपर्टीज़ पे, यहाँ पे एक साथ नहीं देना पड़ता है। नंबर 5, डायरेक्ट टैक्स है लिमिटेड कवरेज। डायरेक्ट टैक्सेस क्या होती है, लिमिटेड कवरेज होती है, लिमिटेड लोग से पैसा ले पाते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स सब देते हैं, अमीर भी देता है, गरीब भी। भाई गरीब भी अगर कोई सामान खरीदेगा तो टैक्स तो देना पड़ता है ना, तो वो
सब ज़्यादा लिमिटेड हो, मतलब अनलिमिटेड होती है कवरेज, लेकिन इसकी क्या होती है, लिमिटेड होती है। और एग्जांपल में एक पॉइंट दिया, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स के एग्जांपल है डायरेक्ट टैक्स के, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आता है, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एक्सट्रैक्टर वगैरह इसके अंदर आता है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बस एक सेकेंड रुकना। हाँ तो बेटा चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मेरिट्स क्या होती है डायरेक्ट टैक्स की और डीमेरिट्स क्या होती है डायरेक्ट टैक्सेस की। ठीक है, उसके हम लोग देखेंगे मेरिट्स और डीमेरिट्स इन डायरेक्ट टैक्स की। पहले हम लोग देखेंगे इसकी डायरेक्ट टैक्स की क्या फ़ायदा भाई। पहला फ़ायदा है इकोनॉमी। अच्छा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में अक्सर आता है। मैंने 5 बताए हैं आप लोगों को, आप लोग लेकिन एटलीस्ट 2 देख लेना मिनिमम, हो सके तो 5 देख लो, लेकिन 2 तो देख के ही जाना सबकी। ठीक है, नंबर 1 पर बेटा इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब यहाँ पर इकोनॉमिकल, सस्ता पड़ता है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। क्या होता है, ये सस्ता पड़ता है। सस्ता किस सेंस से पड़ता है, सस्ता इस सेंस से पड़ता है कि जो भी देखो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं वो टैक्स कलेक्ट करते हैं। जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं वो क्या करते हैं, टैक्स कलेक्ट करने का काम करते हैं। तो जो स्मॉल लोगों से, मतलब जो छोटे छोटे लोग जिनसे कलेक्ट करना है, बहुत ज़्यादा अमीर लोग नहीं, उनसे कलेक्ट करते हैं। वही लोग जो लार्ज इनकम, लार्ज प्रॉपर्टीज़ वाले, उनसे कलेक्ट कर लेते हैं। मतलब एक ही आदमी से स्मॉल पीपल्स और जो लार्ज पीपल हैं, दोनों लोगों से पैसे कलेक्ट हो जाते हैं। देखो बुकिश लैंग्वेज में क्या लिखा है, सुनो समझ में आएगा। बोला डायरेक्ट टैक्सेस आर इकोनॉमिकल इन द सेंस, डायरेक्ट टैक्सेस इस सेंस में इकोनॉमिकल है। द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन दीज टैक्सेस इज रिलेटिवली लो। जो कॉस्ट ऑफ दीज टैक्सेस, जो टैक्स को हम लोग कलेक्ट करते हैं उसकी क्या होती है, कलेक्शन लो है। बिकॉज द सेम ऑफिसर्स who assess small income or properties can also assess large income properties। जो स्मॉल प्रॉपर्टीज से टैक्स वगैरह कलेक्ट करता है वही लार्ज से करता है, तो ज़्यादा पैसे देने नहीं पड़ते, एक ही आदमी से काम चल जाता है। नंबर 2 इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्विटी रखता है। इक्विटी का मतलब बराबरी रखने का काम करता है। जो जिस लायक है उससे टैक्स लेता है। मान लो कोई पर्सन है 1 लाख रुपए कमाता है तो उससे भाई 1 लाख पे 10,000 रुपये। कोई इंसान 2 लाख रुपए कमाता है तो उससे 20,000 रुपये। कहने का मतलब ये नहीं कि कोई एक 1,000 रुपये कमाता है उससे भी 10,000 रुपये टैक्स नहीं, या फिर कोई 1 लाख कमाता है उससे 20,000, 2 लाख कमाता है उससे 20,000, 3 लाख कमाता है 30,000, ऐसा नहीं। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है उसी के हिसाब से टैक्स आता है। किसी के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो उससे ज़्यादा टैक्स, किसी के पास कम प्रॉपर्टी है उसके पास कम टैक्स। अब जो हमारे बॉलीवुड स्टार है, सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, है ना, इन लोग क्या करते हैं बेटा, 20-20 करोड़ रुपए टैक्स देते, 50-50 करोड़ रुपए टैक्स देते। क्यों, क्योंकि इनकी इनकम भी क्या उसी के हिसाब से। अंबानी, अडानी, जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं सब क्या करते हैं, ज़्यादा टैक्सेस देते हैं। अब जो कम पैसा कमाते हैं वो कम टैक्सेस देते हैं। तो वही बोल रहा है कि क्या बोलते हैं, इक्विटी, मतलब इक्विटी रखते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बराबर, कोई बहुत कमाता है पैसा कोई कम और टैक्सेस बराबर देने, तो ये नहीं है, इक्विटी है, इक्वालिटी है। नंबर 3 सर्टेनिटी रहती है। तीसरा फायदा कहता है सर्टेनिटी का मतलब ये बेटा कि हमें पता है कि हमें इस साल के अंत में इतना टैक्स देना है, तो हम पहले से क्या रहते हैं उसके लिए प्रिपेयर रहते हैं। ये सडनली नहीं आता कि भाई इतना टैक्स देना है, पहले से हमें क्या रहता है, आदत रहती है, मालूम रहता है। नंबर 4 पर मतलब क्या है बेटा, नंबर 4 का मतलब यहाँ पर इलास्टिसिटी रहती है। इलास्टिसिटी का मतलब गवर्नमेंट अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती है। अगर मान लो देश में कंडीशन थोड़ी ख़राब है, पैसे की जरूरत ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा सकती है। कंडीशन बहुत अच्छी है, टैक्स कम कर सकती है। दुबई का नाम सुना आप लोगों ने, वहाँ पर टैक्स फ्री कंट्री, वहाँ पर टैक्स देना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी कंडीशन है, वहाँ पर टैक्स की जरूरत ही नहीं गवर्नमेंट को। समझ में आ रही बात। जहाँ पर बहुत खराब है वहाँ टैक्स बढ़ा दिया है, जहाँ पर कम है वहाँ टैक्स घटा दिया है, तो डिपेंड करता है। नंबर 5 सिविक कॉन्शियसनेस। सिविक कॉन्शियसनेस आता है एज अ ह्यूमन बीइंग। मान लो मैं हूँ, मुझे ऐसे कोई मतलब नहीं भाई क्या हो रहा है, लेकिन अगर मैंने कुछ अपने कमाई का पैसा गवर्नमेंट को दिया तो मेरे अंदर भी एक देश के लिए भावना जागृत होगी, या मैंने अपने देश के लिए कुछ किया तो मैं भी जानना चाहूँगा पैसा सही से लग रहा है कि नहीं। मतलब आपको अपने देश के प्रति क्या होगा, सिविक कॉन्शियस, एक नागरिक होने का एहसास होगा। ठीक है। नंबर 6 रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ में क्या होता है, रिडक्शन होता है। भाई देखो गवर्नमेंट क्या करती है, अमीर आदमी से टैक्स लेती है, रिच से टैक्स लेती है, और गरीब में क्या करती है, पुअर में बांट देती है। मतलब पुअर बांटने मतलब हॉस्पिटल, पार्क, स्कूल वगैरह ओपन करवाती है, तो ये काम होता है। क्योंकि क्या है, रिडक्शन इन इक्वालिटीज। तो रिडक्शन इन इक्वालिटी मतलब क्या है, गरीब से पैसा गरीब को पैसा देती है और अमीर से पैसा लेती है, तो ये भी एक फ़ायदा है भाई, बड़ा इक्वालिटी आने का काम करती है। नंबर आगे है डीमेरिट्स। क्या तो समझ में आया, ठीक है। डीमेरिट्स क्या भैया, नंबर 1 पर क्या बेटा, ये अनपॉपुलर। अनपॉपुलर का मतलब क्या है, देखो एक सेकेंड। अनपॉपुलर का मतलब यहाँ पर ये है कि सिंस दीज टैक्स आर डायरेक्टली इम्पोज ऑन पीपल कैन नॉट बी शिफ्टेड ऑन टू अदर, दे आर पेनफुल टू टैक्स पेयर। ये क्या होता है भाई, अनपॉपुलर मतलब अजीब सी हेडिंग लिखी हुई है, लेकिन का मतलब ये है
कि क्या आप ये भी लिखते हो नॉट शिफ्टेड, हेडिंग ये लिखते हो नॉट शिफ्टेड, भले बोल रहे किसी एक पर लगता है, इंडिविजुअल पर लगता है, वो शिफ्ट नहीं हो सकता है, या समझ लो इंडिविजुअली लिख सकते हो, ये भी इंडिविजुअल लिख सकते हो हेडिंग, ये भी चल जाएगा, ठीक है। तो अनपॉपुलर बड़ा अजीब सा लग रहा है, पता नहीं क्यों लिखा है। अनपॉपुलर का मतलब यहाँ पर ये है कि दीज टैक्सेस कैन नॉट बी शिफ्टेड टू ऑन टू अदर्स, मतलब किसी और के नाम पे शिफ्ट नहीं हो सकता है, ये मेरे ऊपर लगा है तो मुझे ही देना पड़ेगा, मेरे लिए क्या ये एक बहुत बड़ा बर्डन है यार, बिना वजह का, समझ रहे हो कि नहीं। नंबर 2 इनकन्वीनियंस, क्या रहता है ये, इनकन्वीनियंस रहता है। इनकन्वीनियंस का मतलब क्या है, पैसा हम कमा रहे हैं, देना हमें पड़ रहा है। दूसरा दिक्कत क्या है, इनकन्वीनियंस इस चक्कर में रहता है, देखो टैक्स मैं देता हूँ भाई, मैं 1 लाख कमाता हूँ, 10,000 रुपये देता हूँ, बिजनेस करता हूँ, तो मुझे बिजनेस अगर मैं करता हूँ तो मुझे पूरी बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। अभी आप लोगों ने क्लास कॉमर्स के 7वें चैप्टर में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अपना समझ लेना, अभी आप 11 में जाओगे तो पढ़ोगे, इतना नॉर्मल समझ लो। बैलेंस शीट का मतलब मुझे हिसाब किताब करना पड़ता है, मुझे दिखाना पड़ता है कि देखो मैं इतना कमाता हूँ, इतना नहीं कमाता हूँ, मतलब एक तो मैं पैसे भी दूँ और अपनी पूरी फाइल भी मेंटेन मुझे करनी पड़ती है कि देखो मेरे पास इतना पैसा आता है इसलिए मैं आपको इतना पैसा टैक्स दे रहा हूँ। तो ये क्या है आपके लिए इनकन्वीनियंस रहता है, समझ में आ रही बात। नंबर 3 पॉसिबिलिटी ऑफ इविजन। पॉसिबिलिटी ऑफ इविजन का मतलब क्या है, अब देखो मैं पूरी हिसाब किताब कर रहा हूँ, ये मेरी डायरी है, क्या है ये मेरी डायरी है, ठीक है। अब मैं इसमें पूरा हिसाब किताब करता हूँ, लिखता हूँ, तो अब मेरे पास मान लो पैसे आ रहे हैं 1 करोड़, मैंने उसको दिखा दिया 50 लाख रुपए, अगर मैं 50 लाख दिखाऊंगा उसमें तो मैं क्या करूंगा, पैसे भी तो कम ही, टैक्स भी तो कम ही दूंगा, 1 करोड़ तो ज़रा टैक्स देता, 50 लाख पे कम दूंगा, तो हेरा फेरी कर दिया, समझ रहे हो। पॉजिटिव डिवीजन का मतलब चीट कर देना, धोखा छूट करना, ऑनेस्टी, डिसऑनेस्ट बन जाना, बेईमान। अब गवर्नमेंट किसको इसको पकड़ेगी, लोग दिखा देंगे भाई देखो हम इतना ही पैसा कमाते, तो वहाँ पर टैक्स हमें कम देना पड़ेगा, तो ये क्या है, डीमेरिट्स है। नंबर 4 अनइकोनॉमिकल है। अनइकोनॉमिकल किस सेंस में भैया, direct taxes are often expensive in to collect. The cost of collection particularly heaven when the number of taxpayers large and each taxpayer pay only a small amount of tax. मतलब द कॉस्ट कलेक्शन पार्टिकुलरली हैवी, मतलब यहाँ पर देखो बोल रहे हैं, यहाँ पर तो इकोनॉमिकल था कि एक आदमी से काम चल जा रहा है, इस सेंस में ये कह रहे हैं कि अनइकोनॉमिकल है कि एक ही आदमी को छोटे छोटे, भाई मान लो कोई 1 लाख रुपए कमाता है तो उससे जो है 10,000 रुपये मान लो, तो 10,000 रुपये लेने जाना पड़ा, अंबानी से 2 करोड़ मिल रहा है, उससे 10,000 रुपये मिल रहा है, तो मतलब बहुत ज़्यादा क्या है ये अनइकोनॉमिकल है, मतलब एक कहाँ कहाँ जाना पड़ता है। अब इंडिया में बहुत छोटे छोटे स्मॉल उनकी प्रॉपर्टी ज़मीन है तो सबसे टैक्स लेना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा क्या होता है ये अनइकोनॉमिकल होता है इस सेंस में, ठीक है। नंबर 5 पे क्या है, नैरो इन स्कोप। स्कोप बहुत नैरो होता है, नैरो मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है इसका स्कोप ज़्यादा, बेटा इसमें लिमिटेड लोग से ही तो टैक्स ले पाते हैं हम लोग, है ना। सॉरी, अब जो लोग गरीब हैं उनको तो वो तो टैक्स की कैटेगरी में आते ही नहीं है, वो तो टैक्स पेयर है ही नहीं, तो उनसे टैक्स लेना ही नहीं है। तो नैरो इन स्कोप बहुत ज़्यादा लोगों से, अमीरों से ही मिलता है, गरीबों से तो टैक्स मिलता ही नहीं है। तो ये क्या है, नैरो इन स्कोप। आई होप आपको यहाँ समझ में आया होगा। इसका नोट्स अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है लास्ट ईयर की, या आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ली, वहाँ पे आपको पूरा का पूरा हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, एक नोट्स और है जो कि PDF के फॉर्म में है, वो अगर आपको चाहिए तो आप मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर 8957250045 पर भी कांटेक्ट कर सकते हो, और वहाँ पे वो आपको पेड पड़ेगा 15 रुपीज़ पर चैप्टर। उसमें आपको नोट्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, अगर आप वो लेना चाहते तो वो कर सकते हो। उसके अलावा आज है आई थिंक 25 दिसंबर वीडियो में बना रहा हूँ, तो अगर आप 1 जनवरी से करोगे तो आपको मैं बता दूं, आप लोग को अभी से बहुत मेरे लिए और आप लोग भी मेरे पर्सनल है, आप लोग के सपोर्ट से हम लोग अपनी एक ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि न्यू ईयर पे तक लॉन्च हो जाएगी, जिसका नाम रहेगा, आपको जो हमारा चैनल का नाम है वही A1 स्पेस देके कोचिंग, आप लोग प्ले स्टोर पे सर्च करना, आपको मिल जाएगी। वहाँ पे भी सारे नोट्स अवेलेबल रहेंगे, फिर आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, ना टेलीग्राम पे ना व्हाट्सएप पे, डायरेक्ट आप यहीं से सारी विजिट करके सारी चीज़ें ले सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट वाली भी हो, जो पेड रहेगी वो भी रहेगी, और बहुत जल्द हम लोग अपना न्यू बैच भी स्टार्ट करने वाले हैं। और ऐसे कोई बच्चे हैं जो पर्सनली मुझसे पढ़ना चाहते हैं गूगल मीट पे, जूम पे, तो वही मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अपनी स्टडी जो बचे हुए क्रैश कोर्स के लिए 30 डेज 20 डेज़ के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, अगर वो चाहते हैं तो, ठीक है। उसके लिए आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हो। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेरिट्स क्या होती है इनडायरेक्ट टैक्सेस की। इनडायरेक्ट टैक्स जो इनडायरेक्टली लगता है, यानी कि जो गुड्स एंड सर्विस पे लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स जो गुड्स और सर्विस पे लगता है, तो पहली मेरिट्स क्या बेटा, कन्वीनियंट रहता है। कन्वीनियंट मतलब क्या रहता है, थोड़ा थोड़ा देना रहता है, 1000 रुपये 50 रुपये देना है, दे दिया, तो बहुत ईजिली पड़ता है। नंबर 2
वाइड कवरेज, इसकी कवरेज बहुत दूर दूर तक है, हर सामान पे लगता है, टॉफ़ी, बिस्किट, मोबाइल, कहाँ बताएं कहाँ नहीं लगता, खाने पीने पे, मूवी देखने में, सब पे तो लगता है, बर्गर खाने में, पिज़्ज़ा खाने में, सब में तो लग रहा है। तो वाइड कवरेज, कवरेज की बहुत ज़्यादा होती है। नंबर 3 इक्विटी। इक्विटी का मतलब यहाँ पर ये क्या रखे कह रहे हैं भैया, और चलो देखते हैं बुक में, कैन बी इक्विटेबल बाय इम्पोजिंग हैवी ऑन लग्जरी गुड्स। वाह भाई वाह, मतलब ये बोले इक्विटी रखते हैं लग्जरीज गुड पे लगता है ज़्यादा, और जो हमारी नेसेसिटीज़ की चीज़ें हैं, आटा, दाल, चावल, गेहूँ, उस पर क्या लगता है, कम लगता है लेकिन कम। और एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कार, इस सब पे क्या लगता है, ज़्यादा लगता है। नंबर 4 इलास्टिक है। एक फ़ायदा ये भी है गवर्नमेंट का कि जिस पे गवर्नमेंट चाहे उस सामान पे टैक्स बढ़ा सकती है और जिस टैक्स पे चाहे घटा सकती है, तो ये भी गवर्नमेंट का फ़ायदा है। नंबर 5 अगर तो लोग बियर वगैरह ज़्यादा पी रहे हैं यार, मान लो, तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स बढ़ा देगी, कुछ लोग शायद टैक्स प्राइस देख के ही पीना छोड़ दें, तो ये फ़ायदा है। नंबर 6 नो इवेजन, इसमें कोई चीट नहीं सकता। यहाँ पर था ना पॉसिबिलिटी ऑफ इवेजन, डायरेक्ट टैक्स में लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तो हिसाब किताब में गड़बड़ी कर देते हैं, यहाँ पर कैसे करो, कुछ खरीदना है तो देना तो पड़ेगा ही, और चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, कुछ भी खरीदेगा टैक्स पे करेगा, ये फ़ायदा है। ठीक, डीमेरिट्स क्या है इसकी, नंबर 1 पर है बेटा रिग्रेसिव। क्या है, रिग्रेसिव होती है, रिग्रेसिव समझते हो, मतलब यहाँ पर ये कह सकते हो कि अब ये बर्डन है किसके लिए, गरीबों के लिए, गरीब समझते हो पुअर, तो उनके लिए बर्डन है। किस हिसाब से बर्डन है भाई, अब यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट टैक्स में जो पैसा कमाता है उसी को देना है, लेकिन यहाँ पर अगर एक गरीब मोबाइल खरीदने जाता है, एक गरीब बेचारा कोई भी सामान खरीदता है, उसका मन कभी कर गया कि लो बर्गर खा ले, तो यार उसको 50 से पहला बर्गर 70 का पड़ेगा, मूवी देखना चाहता है 100 रुपये का टिकट है 200 देना पड़ेगा, उसके लिए तो बर्डन है ना, तो रिग्रेसिव हो जाता है, पर डाउन हो जाता है, नुकसान होता है। ठीक है, अच्छी बात नहीं है। नंबर 2 नो सिविक कॉन्शियसनेस, यहाँ पर आपको लिए आपके अंदर देश के लिए भावना जागृत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी जागृत भाई, क्योंकि यार आपको लगेगा नहीं आपने कुछ देश को पैसा दिया है, आप तो सामान खरीद के लाए हो ना, तो आपके अंदर वो चीज़ आएगी नहीं कि आपने टैक्स पे किया है। नंबर 3 अनसर्टेन है, कभी भी गवर्नमेंट किसी भी चीज़ में रेट बढ़ा सकती है। अगर आप मान लो बिजनेस ही करते हो, आपका बिजनेस किसी चीज़ का है, मोबाइल का, मोबाइल में गवर्नमेंट 20% टैक्स बढ़ा दिया, क्या करोगे, रातों रात बिजनेस आपका ख़राब होने लगेगा। ठीक है। नंबर 4 डिस्करेज सेविंग, सेविंग कम होती है भाई, लोग टैक्स बढ़ गया तो लोगों को खर्चा बढ़ जाएगा, पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, पैसे कम बचेंगे, तो सेविंग भी क्या होगी हमारे देश में, कम होगी। इन्फ्लेशनरी का तो महंगाई बढ़ जाएगी, जो चीज़ 10 की थी टैक्स बढ़ गया +5 यानी कि 15 रुपये का पड़ेगा, तो टैक्स रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो ये भी क्या है, महंगाई बढ़ जाती है। तो ये क्या होती है आपकी डीमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, रफ कर दूँ भैया, चलो रफ कर देता हूँ। हाँ, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे जीएसटी। जीएसटी क्या होता है, और फिर कुछ टैक्स बचे उसको पढ़ा के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे वन शॉट, क्योंकि जो मेरे पुराने इस वीडियो हैं वो पार्ट में आई थिंक, तो इसलिए हम लोग वन शॉट पे फोकस कर रहे हैं ताकि आपका कम समय में जल्दी से सिलेबस पूरा हो जाए, लास्ट टाइम में आपको दिक्कत ना हो। आगे बात करते हैं जीएसटी। जीएसटी का मतलब होता है बेटा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, ये किस पे लगता है, हमारे गुड्स एंड सर्विस, बता ही रहा है, गुड्स एंड सर्विस यानी कि सामान पे लगता है या फिर कोई सर्विस होती है उस पे लगता है। अब देखो ये कह रहे हैं, पहले क्या होता था बेटा, आप ये समझ लो 17 तरह के मैं आई थिंक होते थे इनडायरेक्ट टैक्स। जितने जो आपने इनडायरेक्ट टैक्स पढ़े ना, तो जब आप कोई सामान लेते थे उस पर वैल्यू एडेड टैक्स लगता था, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, है ना, अलग अलग तरह के बहुत तमाम टैक्स लगते थे, 17 तरह के टैक्स होते थे। गवर्नमेंट ने क्या किया, उन सारे टैक्स को हटा दिया, 17 टैक्सेस जो अलग अलग तरह के होते थे उसको हटा दिया, और क्या ला दिया, वन नेशन वन टैक्स। अब क्या करना है आपको, इस अलग अलग तरह के 50 टैक्स नहीं देने, 17 टो, उसमें आपको करना है एक सामान के लिए एक टैक्स देना, यानी कि वन नेशन वन टैक्स कर दिया। समझ में आई बात, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीएसटी बोलते हैं। एक सेकंड रुकना बच्चे बस। ठीक है, तो क्या कर दिया, वन नेशन वन टैक्स कर दिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीएसटी। बुकिश लैंग्वेज सुन लो, गुड्स एंड सर्विस with value addition on in stage is a comprehensive tax levied on manufacture sale and consumption of goods and service at the national level पे। समझ में आ रही बात। अब वन नेशन वन टैक्स हो गया, डायरेक्ट एक टैक्स रहेगा, अलग अलग तरह की टैक्सेस खत्म, कॉम्प्लिकेशन खत्म। ये कब हो, जैसे द बिगेस्ट रिफॉर्म इन द इंडिपेंडेंट इंडिया विच वॉज लॉन्च ऑन 1 जुलाई 2016। कब लॉन्च किया गया था ये, याद कर लो, 1 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था। बाकी नोट्स सब में आप लोग ले लोगे तो उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है, तो वहाँ से आपको दिक्कत नहीं होगी। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। कोई परेशानी
परेशानी होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी है A1 कोचिंग 1234। क्या आईडी बेटा? A1 कोचिंग 1234। किसी भी तरह की परेशानी हो, तकलीफ हो तो कांटेक्ट करो, रिप्लाई आपको मिलेगा। देर सवेर मिल जाए, हो सकता है कभी बिजी रहता हूँ, बट आपको मिलेगा ज़रूर। ठीक है, आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ टैक्सेस की। अदर काइंड्स ऑफ टैक्सेस, अदर काइंड्स ऑफ टैक्सेस, अदर काइंड्स ऑफ टैक्सेस में हेडिंग लिख लेते हैं, लास्ट टॉपिक है ये। अच्छा सॉरी भाई, ऑब्जेक्टिव तो रही गए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी। क्यों किया गया था जीएसटी? ऑब्जेक्टिव क्या था जीएसटी लाने के? सबसे पहला मकसद था टू एलिमिनेट मल्टीपल टैक्सेस। क्या था बेटा? टू एलिमिनेट मल्टीपल टैक्सेस। अलग अलग तरह के डिफरेंट टैक्सेस हुआ करते, मैंने बताया ना 17 टैक्सेस थे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। गवर्नमेंट ने क्या किया, उन सारे टैक्सेस को हटा के एक टैक्स ला दिया, इसको हम लोग बोलते हैं जीएसटी। ठीक। नंबर 2, टू रिड्यूस ओवरऑल टैक्स बर्डन। वही चीज को घुमा के फिर बोल रहा है, टू रिड्यूस ओवरऑल टैक्स बर्डन। अलग अलग तरह क्या था बेटा? टैक्स बर्डन थे, तो टैक्स बर्डन बहुत ज़्यादा था तो गवर्नमेंट क्या किया, उसको रिड्यूस किया और टैक्स बर्डन कम कर दिया। ठीक। नंबर 3, टू बूस्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमी में ग्रोथ लाने के लिए, क्योंकि टैक्स थे बहुत ज़्यादा, इतने अलग अलग टैक्स होते थे, अलग अलग जगह पर लगते थे, तो वहाँ पर बहुत से करप्शन भी होते थे, तो इकोनॉमी को ग्रोथ करने में हेल्प करने लगा। टू इम्प्रूव टैक्स कॉम्प्लियंस। जीएसटी वॉज इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लियंस प्रोसीजर। पहले बहुत कॉम्प्लियंस प्रोसीजर था, प्रोसीजर मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता था, उसको ईजी करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एक टैक्स ला दिया जिससे बहुत ईजिली आपका समझ में आने लगा कि हाँ भाई इतना सामान लेना तो इतना टैक्स देना पड़ेगा। अब आप बर्गर खाने के उसमें लेगा भाई इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता था। ठीक। चलो लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इसके नोट ले लेना, एक एक बार रीड कर लेना और हो जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी नहीं। आगे बात करते हैं अदर, और आप लोगों को मैं बता दूं जनवरी में आप लोगों के लिए गेस्ट पेपर भी लॉन्च हो जाएगा। ठीक है। अदर काइंड्स ऑफ टैक्सेस, अदर काइंड्स ऑफ टैक्सेस क्या क्या भैया? नंबर 1 पर है प्रोपोर्शनल टैक्सेस, प्रोपोर्शनल टैक्स। दूसरा होता है बेटा प्रोग्रेसिव टैक्स। ठीक है। तीसरा होता है रिग्रेसिव टैक्स और चौथा होता है डिग्रेसिव टैक्स। ठीक है। अलग अलग तरह की 4 टैक्सेस है, अलग अलग कंट्री फॉलो करती है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, अलग से भी अक्सर आता है। देखो प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है, ध्यान समझना। प्रोपोर्शनल टैक्स का मतलब ये होता है कि जब किसी इंसान की, ये मान लो इनकम है, ठीक है, ये क्या है आपका टैक्स है, वाई से इनकम को डिनोट करते हैं, इधर इनकम लिख देता हूँ मैं, चलो ठीक है, इनकम को हम लोग वाई से डिनोट करते हैं। ठीक है। किसी इंसान की इनकम, मान लो कोई इंसान है जिसकी इनकम 1 लाख रुपीज़ थी, ठीक है, तो टैक्स उसका 10% था। इनकम 2 लाख रुपए हो गई, टैक्स उसका 10% है। इनकम 3 लाख रुपए हो गई, टैक्स उसका 10% है। कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है लेकिन टैक्स रेट क्या है, कांस्टेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल टैक्स। इनकम बढ़ने पे टैक्स रेट कांस्टेंट रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल टैक्स। इनकम घटने में भी टैक्स रेट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल टैक्स। लेकिन प्रोग्रेसिव में क्या होता है बेटा, इनकम 1 लाख थी, टैक्स रेट 10%, इनकम 2 लाख हुई, टैक्स रेट 12%, इनकम 3 लाख हुई, टैक्स रेट 14%। मतलब कहने का जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स रेट बढ़ता है, उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स बढ़ेगा, उसको बोलेंगे प्रोग्रेसिव टैक्स। समझ में आ रही बात? और जब इनकम कांस्टेंट रहे, इनकम बढ़ेगी लेकिन टैक्स कांस्टेंट रहेगा, वो क्या है, प्रोपोर्शनल टैक्स। समझ में आई बात? रिग्रेसिव में क्या होता है, रिग्रेसिव में उल्टा है, जब इनकम बढ़ेगी तो टैक्स रेट कम होगा। 1 लाख था, टैक्स रेट 15, 2 लाख हुआ, टैक्स रेट 12, 3 लाख हुआ, टैक्स रेट 10। मतलब इनकम बढ़ रही है, टैक्स रेट कम हो रहा है। प्रोग्रेसिव में इनकम बढ़ने पर टैक्स बढ़ता है, रिग्रेसिव में इनकम बढ़ने पर टैक्स रेट घटता है। समझ में आई बात? क्लियर हुई कि नहीं हुई? चलो, और लास्ट बेटा डिग्रेसिव। डिग्रेसिव टाइप क्या होता है, मान लो एक और ले लेते हैं, 4 लाख, फिर 5 लाख। जब इनकम 1 लाख थी तो टैक्स रेट 10%, इनकम जब 2 लाख थी टैक्स रेट 12%, इनकम 3 लाख हुई, टैक्स रेट 14%। ठीक। इनकम 4 लाख हुई, 14%, इनकम 5 लाख हुई, 14, यानी कि 14%। मतलब इट इज अ मिक्सचर ऑफ, याद रखना, इट इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोपोर्शनल एंड प्रोग्रेसिव टैक्स। क्या है ये? इट इज द मिक्सचर ऑफ प्रोपोर्शनल एंड प्रोग्रेसिव टैक्स। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो शुरू में टैक्स बढ़ता है और एक टाइम के बाद क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है।
शुरू में तो टैक्स बढ़ता है, बाद में क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं डिग्रेसिव टैक्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इसी के साथ आपका हो गया चैप्टर कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लीज़ लोगों को शेयर किया करो, भूलना मत शेयर करना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताओ कैसा पढ़ाया, बिल्कुल दिल से बताना, ठीक है। चलो उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।